कि पता है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसके में हम पार्ट 5 को कवर करेंगे, 5वां भाग को देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आइए चलिए पार्ट 5 में देखते हैं कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं। ऑलरेडी हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 कवर कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो पुराने पार्ट्स को नहीं देखे हैं, वो पुराने पार्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम 2026 में उठाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 5वें में जैसा कि पता है टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें आपके इन्वायरमेंटल में लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, तो ये स्पेशली यूपी वाले बच्चों के लिए है, ये तो कंफर्म हो गया है। और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आते हैं जैसा कि आप जानते हैं, तो इसकी टेंशन एकदम बिल्कुल मत लीजिए। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा नए हैं, अभी इनके बारे में नहीं पता इन्वायरमेंटल के बारे में, तो आपको पता होगा कि आपके सेकेंड ईयर में एक और सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, 50 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का टाइम रहेगा, 2.5 घंटे का होता है, लेकिन हम 2 घंटे का मान के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पहला पेपर है, पहला पेपर में आधा घंटा ऐसे ही चला जाता है सीट वगैरह फॉर्म फिल करने में, वेरिफिकेशन कराने में, तो इसलिए आपको कम से कम 2 घंटे का टाइम रहेगा। 50 में से आपको 20 से ज्यादा नंबर लेके आने होंगे, 20+ नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। अगर उससे कम होता है, 17 से कम होता है, तो आप फेल हो जाएंगे, मतलब आपका बैक लग जाएगा। ठीक, यूपी में एग्जाम टलेगा या नहीं, उम्मीद बहुत कम है। 2 तारीख को मान के चलिए, 2 को आपका इन्वायरमेंटल का पहला पेपर है। ठीक, चलिए तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ाओ, ये सब तैयार है, आपका तैयार है मिर्जा बिल्कुल जी, क्योंकि आप स्टार्टिंग से हमारे साथ पढ़ते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो न्यू हैं, जो क्रेश कोर्स में आए हैं, उनका फिलहाल नहीं तैयार है, उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो लॉन्ग क्वेश्चन में सब, आज जो हमारा पुराना क्वेश्चन था जो कल हम देखे थे, डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग बहुत अच्छे से कवर हो गया था। डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग कवर हो चुका था। आइए चलिए 9 और 10 क्वेश्चन को आज कवर करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताए थे आपको कि जंगलों की कटाई। ठीक है, बहुत सारे जंगलों में जब पेड़ों को काट दिया जाता है, ठीक है, क्यों काटा जाता है? कुछ शहरीकरण करने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, कुछ घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, तो उसी प्रक्रिया को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ये आप ये कह सकते हैं कि जंगलों में जब हम पेड़ों की कटाई करते हैं बिना नया पेड़ लगाए हुए, वही प्रक्रिया डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है जब पेड़ की कटाई होती है। गैसेस जो होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, जैसा कि पता है पेड़ एब्जॉर्ब करता है, जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ क्या करेगा, तो हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में घूमता रहेगा, जो कि हीट वेव्स क्रिएट करता है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। ओके, बहुत सारी चीजें हैं जो डिफॉरेस्टेशन में आपको बताए थे। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो धीरे 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 इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाए। ठीक है, गर्मी मतलब बहुत ज्यादा पड़ना। क्यों पड़ना? क्योंकि यही प्रदूषण के वजह से, हानिकारक गैसों के वजह से, जो अर्थ रिफ्लेक्ट करता है गर्मी को, जो पृथ्वी से गर्मी निकलती है, ठीक है, सूरज की रोशनी से जो पड़ता है पृथ्वी पे, पृथ्वी रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट करती है, तो यही सारे गैसेस उन्हें रोक लेती है, ट्रैप कर लेती हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जिनको रोकती हैं, और वही प्रक्रिया ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। तो दोनों पढ़ा दिए गए थे, जरूर देखिएगा, अच्छे से हो जाएगा। सर एनवायरमेंटल का पेपर हिंदी में दे सकते हैं? हिंदी इंग्लिश दोनों में दीजिएगा, सिर्फ हिंदी में मत लिखिएगा, कुछ चीजें आप इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा। मेंशन मतलब हेडिंग वगैरह इंग्लिश में, फिर हिंदी में, मतलब जैसे आप बात करते हैं ना हिंदी इंग्लिश, वैसे लिखिएगा। ठीक, बस आप जो जो टर्म इंग्लिश आ रहा है उसको इंग्लिश में लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जो कि आपको अच्छे से आता है। पॉल्यूशन का मतलब क्या है, प्रदूषण का मतलब क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, इसके बारे में पूछा जाता है। और 10वां क्वेश्चन है कि एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण क्या है, इसके पॉल्यूटेंट्स क्या है। पॉल्यूटेंट्स का मतलब वो जो प्रदूषण फैला रहा है, जिस पॉल्यूटेंट्स का मतलब होता है गंदगी, ठीक है, जिसके कारण प्रदूषण हो रहा है उसे पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। और विच सोर्स से, स्रोत क्या है, तो एयर पॉल्यूशन क्या है, इसके पॉल्यूटेंट्स को डिस्कस करेंगे और इसके स्रोत को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए आज जो लोग पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हुए हैं, वो ध्यान से देखेंगे, चीजों को समझेंगे और अपने लैंग्वेज में बना करके लिखेंगे। ठीक है, लो यहाँ पे प्रिंस जी कह रहे हैं गेहूं की कटाई डिफॉरेस्टेशन में आएगा या नहीं। गेहूं की कटाई डिफॉरेस्टेशन में? अरे नहीं भैया, गेहूं की कटाई क्यों, फॉरेस्टेशन मतलब जंगलों में पेड़ों की कटाई। ठीक है, गेहूं की कटाई आप डिफॉरेस्टेशन में ला देंगे। ठीक है, गेहूं तो कटेगा ही कटेगा, जब वही हमें अनाज कैसे मिलेगा? कहाँ से आते हो यार, कहाँ एग्जाम में लिख मत आइएगा गेहूं की कटाई है, तो नया आविष्कार कर दिया। चलिए अब देखते हैं प्रदूषण क्या होता है। आगे पॉल्यूशन, प्रदूषण क्या है, आइए देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से।
ओके। अरे यार, पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अनवांटेड या हार्मफुल चेंज इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, क्या कह रहा है प्रदूषण, पॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये तो आप ऐसे ही बता सकते हैं अपने लैंग्वेज में लिख के। प्रदूषण क्या होता है, ठीक है, हमारे पर्यावरण में कोई अनचाहा, ठीक है, या फिर हानिकारक बदलाव दिखने लगे, किसके वजह से, कुछ कंटामिनेशन, गंदगी की वजह से। दैट इफेक्ट द नेचुरल बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, प्रदूषण का मतलब है पर्यावरण में होने वाला अनचाहा या नुकसानदायक बदलाव जो पॉल्यूटेंट्स, दूषित करने वाले पदार्थ की मौजूदगी की वजह से होता है। पॉल्यूटेंट्स का मतलब क्या होता है, दूषित करने वाले पदार्थ, जिससे हमारा इन्वायरमेंट गंदा हो। जैसे मान लीजिए आप एयर पॉल्यूशन की बात करें तो कोई हानिकारक गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे प्रदूषण हो सकता है, तो वही पॉल्यूटेंट्स कहलाएगा। तो पॉल्यूटेंट्स की वजह से जो इन्वायरमेंट में बदलाव आ रहा है, कोई अनचाहा या फिर हानिकारक बदलाव आ रहा है हमारे पर्यावरण में, वही प्रदूषण कह रहा है। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स के वजह से, पॉल्यूटेंट्स का मतलब जिसके वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। ओके, दूषित करने वाले जो पदार्थ होते हैं, प्रदूषण करने वाले जो पदार्थ होते हैं, उन्हें पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ओके, तो पॉल्यूटेंट्स के उपस्थिति में अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई बदलाव हो रहा है, कोई हानिकारक बदलाव हो रहा है, कोई अनचाहा बदलाव हो रहा है, उसी प्रक्रिया को प्रदूषण कहा जाता है, पॉल्यूशन कहा जाता है। दैट इफेक्ट द नेचुरल बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, ये हमारे इकोसिस्टम के जो प्राकृतिक बैलेंस है उस पर प्रभाव डालता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और इकोसिस्टम के प्राकृतिक संतुलन पर असर डालता है। ठीक, पॉल्यूशन डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ एयर। अगर प्रदूषण की बात करें तो एयर की क्वालिटी को कम कर देता है, डिग्रेड कर देता है। जो हम हवा लेते हैं उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है। ठीक, वाटर की क्वालिटी को खराब कर देता है, क्योंकि जल प्रदूषण आपको पता ही है। एंड लैंड की जो कह सकते हैं कि यहाँ पे डिग्रेड कर दे, डिग्रेड का मतलब क्या होना, कम कर देना, तो पॉल्यूशन की क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, और सॉरी, एयर की क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है, वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है, लैंड की क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है। एंड पॉसेस सीरियस रिस्क टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट, और बहुत सारे रिस्क क्रिएट करता है ह्यूमन में, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में। लैंड मतलब जमीन, ठीक है, लैंड मतलब होता है जमीन। ओके, लैंड का मतलब होता है जमीन। ठीक है, चलिए, तो ये कहीं ना कहीं जो जाहिर सी बात है, अगर प्रदूषण कैसे होता है, अगर हम पेड़ पौधे ना लगाएं, पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं बहुत अच्छे तरीके से लैंड को पकड़े रहती हैं। ओके, चलिए, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। प्रदूषण हवा, पानी और जमीन की क्वालिटी खराब करता है और इंसानों, जानवरों और पौधों की सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। अब आप इसको सोच करके अपने भाषा में लिखिएगा, अगर एग्जाम में प्रदूषण के बारे में आएगा, 5 नंबर के बारे में 5 नंबर में आएगा। चाहे आप किसी भी प्रदूषण के बारे में बताइएगा, लेकिन सबसे पहले प्रदूषण क्या होता है ये जरूर बताइएगा। आपके पेपर में, चाहे आपके पेपर में एयर पॉल्यूशन पूछा हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन पूछा हो, कोई पूछा हो, पहली हेडिंग लिखिएगा पॉल्यूशन। हालांकि यहाँ पे खाली पॉल्यूशन पूछ रहा है, लेकिन पेपर में जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है एयर पॉल्यूशन, आपसे पॉल्यूशन नहीं पूछा है, तो सबसे पहले आप प्रदूषण बताइएगा, उसके बाद फिर एयर पॉल्यूशन बताइएगा। ओके, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन देख लीजिए, पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रदूषण का मतलब क्या है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के बारे में बताना है, उसके पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, उसके सोर्सेस। एयर पॉल्यूशन को समझाइए, इसके पॉल्यूटेंट्स और सोर्स पर चर्चा करें। ठीक है, चलिए, तो पॉल्यूशन हमें समझ में आ गया कि पॉल्यूटेंट्स की वजह से, पॉल्यूटेंट्स का मतलब दूषित करने वाले पदार्थ, दूषित करने वाले पदार्थ की उपस्थिति की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में जो बदलाव आ रहा है, जो हानिकारक या अनचाहा बदलाव आ रहा है, उसे प्रदूषण कहते हैं। ये हमारे इकोसिस्टम के नेचुरल बैलेंस पे असर डालता है। ठीक है, ये हवा की क्वालिटी, पानी की क्वालिटी, जमीन की क्वालिटी सबको खराब कर देता है, और कहीं कहीं नहीं, पेड़ पौधे, जानवर और हम लोग इंसान, सबके हेल्थ पे कहीं ना कहीं सीरियस इफेक्ट पड़ता है पॉल्यूशन का। ठीक, चलिए, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की बात करें, पॉल्यूशन के प्रकार कितने प्रकार के हैं, तो देखिए ये सब आपके ये जो सिलेबस है उसमें थोड़ा बहुत मेंशन है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल या लैंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ताप प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। ओके, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। क्लियर हो गया। चलिए, अब आपको एक चीज बताना था,
देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूशन, सिर्फ आपसे पूछा गया कि पॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। आप सॉरी आप पॉल्यूशन के मतलब को बताइए। ठीक है, अब पॉल्यूशन के मतलब में क्या बताएंगे, आप बता दिए कि हाँ भैया पॉल्यूटेंट्स की वजह से उसकी उपस्थिति, पॉल्यूटेंट्स की उपस्थिति में जो एनवायरमेंट में बदलाव आता है वही पॉल्यूशन है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हवा की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी को खराब कर देता है और हमारे ह्यूमन हेल्थ, जानवरों के या प्लांट के हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आप इसके बारे में बता दिए टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। अब क्या लिखेंगे, अब आपको क्या करना है, जो आगे एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन, जो भी आपको इनमें से कोई एक याद है उसके बारे में डिटेल में लिख दीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे खाली पॉल्यूशन पूछा था, पॉल्यूशन बताए हैं, लेकिन आप हेडिंग डाल करके, जैसे आप यहाँ पे देखिए कई सारे इसके टाइप को बता दिए, आप किसी एक को एक्सप्लेन करिएगा क्योंकि इतने पे आप पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये तो आपके 1.5 पेज में हो जाएंगे, कम से कम और लिखिएगा। पॉल्यूशन बता दिए, उसके प्रकार बता दीजिए किसी एक पॉल्यूशन का जो आपको अच्छे से आ रहा हो, किसी एक पॉल्यूशन का, चाहे वायु प्रदूषण, चाहे जल, चाहे मृदा प्रदूषण, या फिर ध्वनि या ताप या रेडियोधर्मी, किसी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है कि यह है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, कैसे इसको रोका जाए। हो जाएगा ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 में पॉल्यूशन क्या होता है ये बताइएगा, इसके प्रकार बता दीजिएगा, किसी एक पॉल्यूशन का डिस्कस करना है, ध्यान रखिएगा, छोड़ के मत आइएगा, किसी एक पॉल्यूशन का डिस्कस कर दीजिएगा। 10वां है जैसे एयर पॉल्यूशन पढ़ने आ रहे हैं। चलिए एयर पॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे पॉल्यूशन में नहीं याद है कोई, तो एयर पॉल्यूशन का ही लिख दीजिएगा वहां पे अगर एग्जाम में आएगा तो। चलिए एक्सप्लेन एयर पॉल्यूशन, डिस्कस इट्स पॉल्यूटेंट्स विद सोर्सेस। वायु प्रदूषण को समझाइए, इसके पॉल्यूटेंट्स और सोर्स पर चर्चा करें। क्वेश्चन तो दिखा रहे हैं भैया, क्वेश्चन एम डाउन जी क्वेश्चन दिखा रहे हैं, यही क्वेश्चन था आपका। प्रदूषण का क्या मतलब था, प्रदूषण से आप क्या समझते थे। ठीक है, दूसरा है एयर पॉल्यूशन, उसके पॉल्यूटेंट्स सोर्सेस के साथ बताना है कि क्या स्रोत है, कहां से ये वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, कौन दूषित करता है जिसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है, क्या कारण होता है। चलिए 10वें क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक, देखिए ये सारी चीजें आप पहले से पढ़ चुके हैं, बहुत इजी पॉइंट है, बस वही तो कह रहे हैं कि अगर इसके लैंग्वेज में जाएंगे तो लास्ट टाइम में याद नहीं कर पाएंगे। आपको अपने एरिया में देखना है, समझना है। जैसे हम पढ़ते हैं वायु प्रदूषण, अब आप खुद सोचिए कि वायु प्रदूषण कैसे हो सकता है, क्या रीजन होगा वायु प्रदूषण। अभी बहुत दूर नहीं है दिल्ली का न्यूज, अगर आप देखे होंगे दिल्ली के न्यूज में किस तरह से वायु प्रदूषण कितना खतरनाक था, और हर जगह की बात करें दिल्ली ही क्यों। ठीक है, वायु प्रदूषण का मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट में जो वायु है, जो हवा है, उसमें कहीं ना कहीं पॉल्यूशन। ओके, अब वो पॉल्यूशन जाहिर सी बात है, हमें ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, यहाँ जानवरों को ऑक्सीजन चाहिए, सबको ऑक्सीजन चाहिए। अब अगर जहां से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है, और वही अगर प्रदूषित रहे तो सोचिए हमारे बॉडी का क्या होगा, हमारे बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनका क्या होगा। ओके, तो बस यही आपको समझ के बना बना के जितना आ रहा है उतना लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से देखते हैं कि वायु प्रदूषण की व्याख्या कीजिए, इसके प्रदूषकों और स्रोतों पर चर्चा कीजिए। अच्छा, एग्जाम को लेकर आज ही पढ़ाई शुरू किए हैं, अच्छी बात है, काफी अच्छा हुआ कि आप सीरियस हो गए। हमें डर था कि एग्जाम के एक दिन पहले क्यों नहीं सीरियस हुए। चलिए, एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल या डर्टी सब्सटेंस इन द एयर। वही बात लिखा है ना कि वायु प्रदूषण का मतलब है कि कोई हानिकारक या डर्टी पदार्थ, मतलब गंदा सब्सटेंस जो पदार्थ होता है, ये हमारे हवा में प्रेजेंट हो। दैट वी ब्रीथ, जिसको हम सांस लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई हानिकारक या गंदा पदार्थ हमारे हवा में हो और उसे हम सांस लेते हैं। विच कैन बी बैड फॉर आवर हेल्थ, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक है, काफी बैड है। प्लांट, पेड़ पौधों के लिए काफी खतरनाक है, जानवरों के लिए काफी खतरनाक है, यहाँ तक कि पूरे पर्यावरण के लिए, पूरे एनवायरमेंट के लिए काफी खतरनाक है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में स्मोक फॉर व्हीकल। ठीक है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, सिलेंसर से, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, एंड बर्निंग गार्बेज, जब कूड़े करकट को जलाए जाते हैं, ठीक है, गंदगी को, कूड़े वगैरह को जब जलाया जाता है, वहां से भी बहुत सारी गैसें निकलती हैं। इसी का कारण बनता है एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। समझ में आया। चलिए, तो वायु प्रदूषण आप समझ पाए कि एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ हानिकारक या फिर डर्टी सब्सटेंस इन द एयर दैट वी ब्रीथ। क्लियर है। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया ना।
हमें लग रहा है चैट ऑफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इस चीज के लिए नहीं मानेंगे। हम कितनी बार कह दिए हैं कि चीजों को बस समझिए अपने मन से, जो भी आना, अगर आपको लिखना ही है तो आप एयर पॉल्यूशन के बारे में अपने मन से लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, पेन कापी नहीं उठा रहे, कम से कम चैट में लिखिए। इसी बहाने आपका देखी हुआ कोई दूसरा लिखेगा, उसे कम से कम याद होगा। ठीक है, आपके मन में क्या आ रहा है, आप जो पढ़ रहे हैं उसको लिखिए, छोटा लिखिए। वो ठीक है कि यहाँ पे फालतू बातें करने से कि आप ये है, मतलब अलग अलग तरह की बातें कहां से लाते भाई, ये सब बातें मतलब कुछ भी अनस्टूपिड बातें, मतलब कि ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, अपने चैट को हम एक लास्ट कह रहे हैं कि आपसे जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अभी कॉपी में नहीं लिख रहे हैं तो आप चैट में कम से कम लिखिए, लेकिन फालतू चीजें मत करिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम वायु प्रदूषण पढ़ रहे थे। वायु प्रदूषण का मतलब आप समझ पाए हैं, एयर पॉल्यूशन का मतलब कि हानिकारक या डर्टी सब्सटेंस अगर हमारे हवा में प्रेजेंस हो, जिससे हम सांस लेते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य, हमारे हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को बुरा असर डाल सकती हैं, पेड़ पौधे जानवरों को बुरा असर डाल सकती हैं, यहाँ तक कि हमारे पर्यावरण को भी बुरा असर डाल सकती हैं। ठीक है, जो व्हीकल से, जो गाड़ी हो गई, जो ट्रांसपोर्ट होता है, बसें वगैरह हो गई, गाड़ी वगैरह हो गई, कार वगैरह हो गई, बाइक वगैरह हो गई, उससे जो हवा निकलता है, उससे जो गैस निकलते हैं, उसके जो धुएं निकलते हैं, फैक्ट्री से जो धुएं निकलते हैं, और जो गार्बेज जलाए जाते हैं, कूड़े करकट, उससे जो धुएं निकलते हैं, यही सब कारण बनते हैं एयर पॉल्यूशन का। ठीक है, वायु प्रदूषण का अर्थ है हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली हवा में हानिकारक या गंदे पदार्थों की उपस्थिति, जो हमारे स्वास्थ्य, पेड़ पौधों, जानवरों और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है। क्लियर। उदाहरण की बात करें, वाहनों, कारखानों और कचरा जलाने से निकलने वाले धुआं वायु प्रदूषण का कारण बनता है। अब हमें लगता है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब यहां से मेन आता है जिसपे हम स्टार लगा रहे हैं, मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, जो जिसके वजह से हमारा पॉल्यूशन, जो इन्वायरमेंट है वो प्रदूषित होता है। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स का मतलब जिसके वजह से हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूटेड होता है, वही होता है पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, मान लीजिए कि आपका पानी एकदम साफ हुआ है। ठीक है, आपके यहाँ एक बहुत अच्छा सा नदी है, एकदम साफ है। धोबी गया, उसमें अपनी भैंस को नहलाने लगा। ठीक है, सॉरी, धोबी नहीं नहलाएगा, धोबी के नहलाएगा। किसी ने गया, धोबी तो कपड़ा धुलेगा वहां पे, या फिर कोई ऐसा गया जो अपनी भैंस को वहां पे नहलाने लगा पानी में। अब बताइए, पानी जो होगा वो क्या साफ रह जाएगा? तो यहाँ पे जो जो नहला रहा है भैंस को अपने, वही पॉल्यूटेंट्स हुआ। वही क्या हुआ? पॉल्यूटेंट्स हुआ। चलिए, तो मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होगा, आपको इस तरह से टेबल बना के लिखना है। एक पॉल्यूटेंट्स जिसके वजह से हमारा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उसके स्रोत क्या है, कहां से हो रहा है, उसका हानिकारक प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, तो पहला तो पॉल्यूटेंट्स क्या होता है कि मतलब जिसके वजह से ये हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है, ये आपको बताना है। इसके स्रोत क्या है और इसके हानिकारक प्रभाव क्या है। तो आपको टेबल बनाना है, टेबल में 3 कॉलम बनाने हैं, उसके बाद इस तरह से लिखना है। ठीक है, चलिए। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कहां से आता है? इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल। ठीक है, कार या स्टोव, स्टोव वगैरह पहले चलता था ना, स्टोव वगैरह हो गया, कार से हो गया, यहाँ से जो इनकम्प्लीट कंबस्टन निकलते हैं, ठीक है, जो काले काले कभी कभी धुएं निकलते हैं, वही है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉल्यूटेंट हो कार्बन मोनोऑक्साइड। कहां से होता है? जब उसको इनकम्प्लीट कंबस्टन का मतलब दहन किया जाता है, जब पूरी तरीके से नहीं, आधा जलाया जाता है, तो उससे बहुत सारी गैसें निकलती हैं। ठीक है, जब ईंधन को आधा जलाया जाता है, जैसे कार से या स्टोव वगैरह में, ठीक है, जब वो आधा जलते हैं या कोई खराबी है गाड़ी में, देखते हैं ना पूरा धुआं निकलता चला जाता है, तो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी टू बॉडी टिश्यू, जिसके वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का जो डिलीवरी होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, बॉडी के जो ऊतक है उसमें ऑक्सीजन की डिलीवरी क्या होती है? कम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, घुटन होने लगता है। ओके, तो सबसे पहला पॉल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल, जब कोयले को और तेल को जलाया जाता है तो वहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। काजेस रिस्पायरेटरी इश्यू एंड एसिड रेन। ठीक है, रिस्पायरेटरी इश्यू मतलब हमें श्वसन मार्ग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, और एसिड रेन अम्लीय वर्षा का भी कारण बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। जैसा कि पता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? ये सब जो गैसें होती हैं, हमारे बादल में जो क्लाउड होता है, वहां पानी होता है, उससे रिएक्शन करके एसिड बना लेती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, वही बारिश के साथ जब आता है तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक, चलिए। दूसरा आपका है तीसरा आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड।
नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? व्हीकल एग्जॉस्ट। ठीक है, जब गाड़ी के इंजन को जलाया जाता है तो वही ये वहां से कौन सी गैसेस निकलती हैं? नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं। ठीक है, व्हीकल एग्जॉस्ट, जब गाड़ी के लोग इंजन जलाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह के देखते हैं ना कि पूरी तरीके से धुआं निकलता है सिलेंसर में से, बहुत ज्यादा लोड है, तो वहां पे नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलता है, लीड टू स्मॉग एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। ठीक है, जो कि स्मॉग बन जाता है, धुंधला धुंधला सा पूरा, और ये भी रेस्पिरेटरी डिजीज, हमारे श्वसन जो अलग अलग डिजीज है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और आपका नेक्स्ट है ओजोन। ओजोन ये रिएक्शन करता है नाइट्रस ऑक्साइड के साथ, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रस ऑक्साइड इरिटेट्स लंग्स, हमारे लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, जलन हो सकता है। एंड लास्ट आपका है लेड। लेड कब होता है? जब इंडस्ट्रियल प्रोसेस में होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जब कोई पुराना पेंट वगैरह जल रहा हो या पेंट लग रहा हो तो वहां से लेड निकलता है। ठीक है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, क्योंकि लेड क्या होता है? हैवी मेटल होता है। ओके, हमारे लंग्स को इरिटेट करता है। चलिए, तो ये चीजें आपको एयर पॉल्यूशन के बारे में आपको ये टेबल बनाना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताएं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आधे अधूरे इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल, जब फ्यूल को ईंधन को सही तरीके से नहीं जलाया जाएगा या फिर गाड़ी खराब हो गई है, ठीक है, तो वहां से जो धुएं निकलते हैं उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस निकलती है। देखिए, ऑक्सीजन की डिलीवरी को हमारे बॉडी में कम करता है और बहुत सारे रिस्पायरेटरी डिजीज क्रिएट करता है। सल्फर डाइऑक्साइड, जब कोयले और ऑयल को जलाया जाता है, ये भी रिस्पायरेटरी इश्यू कहीं ना कहीं हमारे श्वसन मार्ग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, जब गाड़ियों के इंजन चलते हैं, ठीक है, वहां से जो धुआं निकलता है उसे नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस कहते हैं, वहां से निकलते हैं। ठीक है, स्मॉग वगैरह या रिस्पायरेटरी डिजीज होते हैं। ओके, ओजोन हो गया जो नाइट्रस ऑक्साइड से रिएक्शन करता है और इरिटेट्स या फिर इरिटेट्स लंग्स, मतलब हमारे फेफड़ों में जलन टाइप हो सकता है। और लेड वगैरह हो जाता है। लेड वगैरह जो होता है, ये पेंट वगैरह ओल्ड पेंट से निकलते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा। यहाँ पे मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स पूछा था आपके क्वेश्चन में। ठीक है, कि एयर पॉल्यूशन होता क्या है, डिस्कस इस पॉल्यूटेंट्स, इसके पॉल्यूटेंट्स को बता दीजिए। अब इसके सोर्सेस को बता दीजिए। तो पॉल्यूटेंट्स आप बता दिए बहुत अच्छे से, और यहाँ सोर्सेज भी बता दिए। पॉल्यूटेंट्स के साथ साथ सोर्सेज, तो मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स और एक हेडिंग डाल दीजिएगा सोर्सेज। क्या डालेंगे? लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सोर्सेज को बताएं, सोर्सेज को अलग बता दीजिए। ठीक है, आप अलग बता देंगे और अच्छी बात है, हालांकि सोर्सेज आप यहाँ भी बता दिए हैं, थोड़ा आप इसको अलग बता दीजिए। चलिए, पहला आपको बताइए सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, मतलब पहला नहीं, आपका ये नेक्स्ट जो हेडिंग होगा वो सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन होगा। पहला हेडिंग था एयर पॉल्यूशन, उसके बाद फिर मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स, उसके बाद फिर सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। सोर्सेस का मतलब स्रोत। ठीक है, होता कहाँ से आता है एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण कहाँ से आता है, वो स्रोत क्या है? तो दो तरह का बताया जाएगा, एक प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मैन मेड सोर्स। ठीक है, एक प्राकृतिक स्रोत, एक मैन मेड स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में क्या है? वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन का मतलब होता है ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी का विस्फोट होना। ठीक है, ये एक तरह का प्राकृतिक स्रोत होता है, वहां से बहुत सारे गैसें रिलीज होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैसें छोड़ते हैं। ठीक, फॉरेस्ट फायर मतलब जंगलों को जला देते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कि स्मोक और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जैसे धुआं बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस रिलीज होती है जब जंगलें जलाई जाती हैं। ठीक है, अभी देखेंगे, आप कल देखे होंगे न्यूज में, लखनऊ में टेढ़ी पुलिया के पास किस तरह से हुआ है। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, जो कि आप देखे होंगे या फिर न्यूज में सुने होंगे कि टेढ़ी पुलिया के पास कितने सारे वहां पे जल गए पूरी तरीके से। ओके, चलिए, हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं आपके पास ही हुआ प्रशांत जी? नहीं, काफी मतलब काफी ज्यादा जल गया, मतलब पहली बार हम लखनऊ में ऐसा देखे इस तरह की चीजें। अच्छा, अच्छा, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, 5 से 6 बच्चे भी जल गए। काफी ज्यादा मतलब कह सकते हैं काफी डेंजरस जो हादसा था, एक्सीडेंट था, काफी ज्यादा हार्मफुल था। तो यहाँ पे हम एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज की बात करें, सबसे पहले हम प्राकृतिक स्रोत की बात करें, जहां से वोल्केनिक इरप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। दूसरा फॉरेस्ट फायर, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत धुआं धुआं स्मोक बन जाता है। ठीक है, धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। डस्ट स्टॉर्म, धूल भरी आंधी,
ठीक है, धूल भरी आंधी, बहुत तेज आंधी तूफान आया और धूल पूरा उड़ा ले गया, वहां से भी एयर पॉल्यूशन होते हैं। तो ये था प्राकृतिक स्रोत जो कि आप समझ पाए। अब हम बात करते हैं मेन सोर्स, जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। ठीक है, मेन सोर्स मतलब हम लोग के द्वारा क्या गलतियां होती हैं जिससे एयर पॉल्यूशन होता है, जिसको एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। अब क्या है, व्हीकल इमिशन। ठीक है, व्हीकल इमिशन जो गाड़ियों से, जो बसेस से, और जो आपके कार वगैरह से जो धुआं निकलता है, वहां से भी एयर पॉल्यूशन होता है। वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू अर्बन एयर पॉल्यूशन। ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब कह सकते हैं आजकल शहरीकरण में जो वायु प्रदूषण होता है वो व्हीकल की वजह से होता है। हालांकि बहुत ज्यादा अब इलेक्ट्रिक गाड़ी आने लगी है, धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी बहुत महंगी है कंपेयर टू नॉर्मल इसके। ठीक, दूसरा है इंडस्ट्रियल इमिशन, फैक्ट्री रिलीज हार्मफुल गैसेस एंड पार्टिकुलेट्स। फैक्ट्री से भी बहुत सारे हानिकारक गैसें निकलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। ओके, तो गाड़ियों से निकलने वाला एमिशन मतलब धुआं शहरी हवा के प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान देने वालों में से एक है ये। ठीक है, दूसरा इंडस्ट्रियल एमिशन, फैक्ट्रियां नुकसानदायक गैसें और पार्टिकल्स छोड़ती हैं। ओके, बर्निंग ऑफ फोसाइल फ्यूल्स मतलब जीवाश्म ईंधन, बर्निंग ऑफ जीवाश्म ईंधन जिसको फोसाइल फ्यूल्स कहते हैं, फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग के लिए। ध्यान दीजिएगा, बिजली और हीटिंग के लिए जो फोसाइल फ्यूल्स होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं, उन्हें जलाना, वहां से भी एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की बात करें, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज यूज आप पेस्टिसाइड्स, जो आप खेतों में कीटनाशक यूज करते हैं, जो क्रॉप रेसिड्यू, ठीक है, जब धान वगैरह जब कट जाता है तो बहुत लोग उसको जलाते हैं। ठीक है, जला देते हैं जिससे वो राख बन जाता है और खाद का काम करता है। जब उस क्रॉप को रेसिड्यू, बचे हुए जो क्रॉप को जलाया जाता है, अनाज को जलाया जाता है खेतों में, ठीक है, काले काले, तो वहां से भी बहुत सारे हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। ओके, हाउस होल्ड एक्टिविटीज, बर्निंग ऑफ फूड एंड कोल, घरों पे जब हम लकड़ियां जलाते हैं, कोयले जलाते हैं, वहां से भी वायु प्रदूषण होता है। ओके, तो वही चीज लिखिए, फॉसिल फ्यूल जलाना, खेती के काम, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, फसल से बचे हुए हिस्से जलाना, मतलब कीटनाशक का इस्तेमाल करना, या जो फसल के बचे हुए हिस्से हैं उन्हें जलाने की वजह से वायु प्रदूषण होता है। घरेलू काम की बात करें तो लकड़ी और कोयले जलाने की वजह से होता है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे वायु प्रदूषण होता क्या है, तो वायु प्रदूषण का अर्थ है कि हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली हवा में हानिकारक या गंदे पदार्थों की उपस्थिति। ठीक है, जो हमारे स्वास्थ्य, पेड़ पौधों, जानवरों और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है, यही प्रक्रिया वायु प्रदूषण कहलाती है। क्लियर, पॉल्यूटेंट्स में देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन या लेड, ये सारी गैसें कहीं ना कहीं हमारे पॉल्यूशन के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अनुराग पांडे जी कह रहे हैं सर कार तो आप भी चलाते हैं, कार चलाते हैं, लेकिन हम जल्दी ही इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी ले लेंगे, पॉल्यूशन को नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है, और हमारी गाड़ी में मतलब देखा जाए वो ऐसा नहीं, सर्विसिंग होता है, बहुत ज्यादा इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो आपसे कह रहा है व्हीकल इमिशन, व्हीकल इमिशन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग ना हो, वहां से काले काले धुएं निकल रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। हालांकि सबसे बेटर इलेक्ट्रिक वाला है, वो तरीके से देखा जाए इलेक्ट्रिक वाला जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ओके, और जो आजकल गाड़ी चलाते हैं, इसलिए आप देखे होंगे गवर्नमेंट पॉल्यूशन का भी चेक करती है, उसके लिए भी टैग लेती है। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, हमारा ये हो गया, बस इतना काफी था। आपका जो क्वेश्चन था एयर पॉल्यूशन क्या होता है, इसके पॉल्यूटेंट्स भी बता दिए और अलग से आप इसके सोर्सेस बता दिए, इतना सफिशियंट था। ठीक है, इतना सफिशियंट था, जिससे आप वायु प्रदूषण बताए, इसके मेजर जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वे बता दिए, उसके बाद आप क्या बता दिए, इसके सोर्सेस को बता दिए, नेचुरल और मैन मेड सोर्सेस। ओके, चलिए क्या हुआ सर, पॉल्यूशन के टाइप्स बताए थे, जो उनमें थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं क्या सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है अंकित कुमार जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, जल्दी ज्यादा नहीं देखेंगे। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, चलिए, अच्छा इसको कल पढ़ाएं क्या, 11वां और 12वां क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के बारे में जानकारी दीजिए। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986,
एंड आपका पूछ रहा है कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, दोनों के बारे में हमें लिखना होगा, एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पढ़ लीजिए एनवायरमेंटल के, खाली पढ़ लीजिए, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए कितना बचा है, बस इसके उद्देश्य हो गया, बस 2 पढ़ना है, होता क्या है, इसके उद्देश्य क्या है बस। देखिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जैसा कि पता है नाम से, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अधिनियम लाया गया 1986 में। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अधिनियम लाया गया 1986 में। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार के द्वारा लाया गया। कब लाया गया? आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। 1984 ईस्वी में जो भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुआ था, ठीक है, जहां पे भोपाल में देखे तो होंगे, भोपाल में सुने होंगे आप, एमआईसी गैस रिलीज हुआ था, जिसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिलीज हुआ था, जिसके वजह से लोगों की सांस लेने में काफी दिक्कत हुआ था। ठीक है, तो उस आपदा के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लेके आएंगे। तो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, 1986 ईस्वी में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आ गया। ठीक है, वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन हिस्ट्री, पूरे इतिहास का सबसे खराब कह सकते हैं ये आपदा था, भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दिस एक्ट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। ये जो एक्ट है प्रोवाइड करते हैं फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन। ठीक है, ये जो अधिनियम है कहीं ना कहीं ये हमारे एनवायरमेंट के लिए पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको और सुधार करते हैं। एंड एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर देते हैं, जो आपका केंद्र सरकार है, ठीक है, उन्हें कहीं ना कहीं पावर मिलता है टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए, कंट्रोल पॉल्यूशन इन एयर वाटर एंड लैंड। ठीक है, जो ये एक्ट बनाया गया, अधिनियम बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलता है कि आप एक्शन ले सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत सरकार ने भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 के बाद लागू किया था, जो इतिहास की सबसे बुरी इंडस्ट्रियल आपदाओं में से एक थी। यह एक्ट एनवायरमेंट की सुरक्षा और सुधार के लिए एक फ्रेमवर्क देता है और केंद्र सरकार को हवा, पानी और जमीन में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सख्त कदम उठाने का अधिकार देता है। सिंपल मतलब, कहने का मतलब है कि यहां से पावर मिला किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश देगा स्टेट गवर्नमेंट को, तो हर स्टेट में कहीं ना कहीं पॉल्यूशन एक्ट होंगे। ओके, चलिए, तो बहुत अच्छे समझ पाए। इसका उद्देश्य क्या था, बस यही देख लेते हैं, यही लास्ट है, बाकी चीजें कल पढ़ेंगे। इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, अधिनियम के उद्देश्य क्या थे? टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट, पर्यावरण की क्वालिटी को इंप्रूव करना, उसे और क्वालिटी सुधार करना, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, मतलब हवा, पानी, मिट्टी, इसकी क्वालिटी को सुधार करना, उसको और इंप्रूव करना। पर्यावरण, हवा, पानी, जमीन की क्वालिटी को बचाना और बेहतर बनाना। ठीक, टू कंट्रोल एंड रिड्यूस पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड अदर सोर्सेस, इसका और उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, तो टू कंट्रोल एंड रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रदूषण को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, उसको कम करना, फ्रॉम इंडस्ट्री से या फिर अदर सोर्सेज से। ठीक है, इंडस्ट्री और दूसरे सोर्स से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करना और कम करना। ठीक, टू रेगुलेट द हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस, टू रेगुलेट द हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस मतलब होता है डेंजरस। ठीक है, टू रेगुलेट द हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस, जो हैजार्डस सब्सटेंसेस हैं, जो हानिकारक या डेंजरस पदार्थ होते हैं, उनकी प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग, उसको रेगुलेट करना भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, खतरनाक चीजों की हैंडलिंग को रेगुलेट करना, जो खतरनाक चीजें हैं जिससे हमारा प्रदूषण हो सकता है, उनको रेगुलेट करना, ये भी इसका उद्देश्य होता है। ओके, टू एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी एक्शन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पावर मिलता है कि नेसेसरी एक्शन, आवश्यक एक्शन लीजिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। ओके, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार देना, किसके अंतर्गत? ये आपका आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, यही भी इसका उद्देश्य है। क्लियर, समझ में आया? तो एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। 1986 ईस्वी में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भारत सरकार के द्वारा आया। इसका मेन काम यही है कि एनवायरमेंट को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। एनवायरमेंट में चाहे जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, मिट्टी प्रदूषण हो, सबको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकती है जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट था, हमें लगता है इतना पढ़ लिए आप। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट को हम कल देखेंगे।
एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट को हम कल देखेंगे, फिलहाल आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ लिए, उतना सफिशियंट है। ठीक है, चलिए चलिए, तो इस चीज को आप अच्छे से पढ़ लिए। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट को हम कल देखेंगे, जिसमें बहुत इजी था। और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन हमें लगता है आज नहीं हो पाएगा, कल ही देखते हैं अच्छे तरीके से। ओके, चलिए, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आदित्य.ऑफिशियल इंस्टा आईडी है, उदित फार्मेसी इंस्टा आईडी है, फॉलो कर सकते हैं। ओके।